हाँ जी, स्वागत है आप सभी का ब्रांड एकेडमी पे। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 1 का जो टैक्सेशन का पेपर होता है, उसका जो डीटी वाला पोर्शन होता है उसमें क्या सिलेबस है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो टैक्सेशन का पेपर होता है इंटर ग्रुप 1 में पेपर 7 होता है। जो ये पेपर 7 है वो 2 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होता है, जिसमें आपके डायरेक्ट टैक्सेशन और एक कवर्ड होता है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये दोनों ही पोर्शन जो होता है वो होते हैं आपके 50-50 मार्क्स के लिए। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स फर्दर 2 टाइप के टैक्सेस में डिवाइड की गई है, जिसमें जीएसटी और कस्टम आपके आता है, और डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें आपके आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपके इनकम टैक्स। क्लियर है? तो 50 नंबर का हमारा डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है और 50 नंबर का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो डायरेक्ट टैक्सेशन वाले पार्ट पे करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, पिछले जो अटैम्प्ट्स हैं 4-5 अटैम्प्ट्स में कैसा क्या पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़ना चाहिए हमें, कौन सी बुक को रेफ़र करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। पहला पार्ट जो है वो आपका आता है बेसिक, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। दूसरे पार्ट में आपके जो कवर्ड है वो है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। और तीसरे पार्ट में आपके कवर होता है टैक्सेशन या टैक्स लाइबिलिटी एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। अदर मिसलेनियस टॉपिक ये आपके पार्ट सी में कवर्ड होते हैं। ठीक है। अब इस 3 जो पार्ट हैं इनके सब पार्ट्स हैं। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। बेसिक में आपको 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो जो होता है आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट। तो इंट्रो पोर्शन आपको पढ़ना है इसमें, जिसमें आपको ये जानेंगे कि इनकम टैक्स में जो हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो बहुत सारी वर्ड्स आते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, बजट क्या होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर है या प्रीवियस ईयर है उसमें कौन सी रेट एप्लीकेबल है, सरचार्ज कैसे लगता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है। ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आप पढ़ेंगे बेसिक में। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। और तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए, इन 3 में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस का। वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस है। इसका कारण भी ये है कि पिछले 4 बार के अगर हम अटेम्प्ट देखें, पेपर देखें, तो उसमें 3 बार रेजिडेंशियल स्टेटस से आपका बड़ा क्वेश्चन बना है। अभी हम चर्चा करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है। ये मैं आपको एक बार ऊपर से बता रहा हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके बेसिक में कवर्ड जो है होता है। ठीक है। इसके बाद आपके अगला जो टॉपिक है वो है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला हेड है सैलरी, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है पीजीवीपी जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा हेड है आपका कैपिटल गेन, और जो 5वां हेड है वो है आपका अदर सोर्स। ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में क्या कवर्ड है? देखिए, हेड्स ऑफ इनकम में जनरली ये चीज़ कवर्ड है कि हमारी जो भी इनकम होती है, हमारे इनकम के सोर्स जो हैं
हमारे इनकम के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उन सोर्स को हम बहुत जगह से पैसा कमा सकते हैं। तो हर जगह को हमने अब बहुत सारी जगह से पैसा कमा सकते हैं, उनको हमने बाइफरकेट कर दिया 5 जगहों पे, कि या तो आप इनकम कमाओगे कहाँ से, सैलरी से, या फिर आप कमाओगे हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, जो हम किराए की जो इनकम लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे, बिल्डिंग पे जो हम किराया वसूल करते हैं, वो जो किराया होता है जो हमारी इनकम होती है, तो वो कवर्ड होगी हाउस प्रॉपर्टी में। फिर तीसरी इनकम हमें कहाँ से मिल सकती है, बिजनेस और प्रोफेशन करके। और चौथी हमारी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब हमने कोई एसेट जो है फिक्स्ड एसेट से वो बेच दी। आगे आप फर्दर बाइफरकेट समझेंगे जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए कि आपने कोई फिक्स एसेट थी जो आपके बिजनेस में यूज, मतलब बिजनेस के कोर्स में नहीं बेच रहे हैं आप उसको, जैसे आप कोई हाउस होल्ड चीज़ को बेच रहे हैं, जैसे आपने कोई मकान था आपका, उसको सेल कर दिया जिसमें आप लोग रहते थे, तो उससे जो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो, या लॉस भी हुआ है तो वो आपके कैपिटल गेन में कवर्ड होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो भी अदर फैक्टर की जो इनकम होती है वो सब अदर सोर्स में क्या कर ली जाती है, कंसिडर कर ली जाती है। तो टोटल जितने भी इनकम हमको मिलती है हम उसको 5 हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप जो ये यूनिट बी या सेक्शन बी जो पढ़ेंगे उसमें आप ये 5 हेड पढ़ेंगे, और ये 5 हेड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इनका ही रहता है आपके पेपर में। और सबसे वास्ट जो कवरेज है सिलेबस में वो इन 5 हेड्स की ही होती है, यहाँ से ही पूरा इनकम टैक्स चलता है। ठीक है। तो ये पांचों हेड से ही हमेशा, पांचों हेड से ही आपके क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके ये टॉपिक रहते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है। तो मेन जो टॉपिक आपके कवर्ड है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए डिटेल में तो आप जब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे उसी टाइम इनके डिटेल में इनको पढ़ना होगा। तो अभी के लिए आप टॉपिक देखिए एक बार, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, इसके अलावा जो डिडक्शन है, फिर टोटल टैक्स कंप्यूटेशन, टोटल टैक्स कंप्यूटेशन फॉर इंडिविजुअल, इसके अलावा टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक आपके इसमें कवर्ड हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है डायरेक्ट टैक्सेशन का वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब एक मज़े की बात यह है कि इससे पहले वाला जो सिलेबस था, सिलेबस 2016, उसमें क्या होता था, आपके डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होता था 100 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होता था 100 मार्क्स का। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, न्यू सिलेबस में दोनों पेपर को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है और 50-50 मार्क्स के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन से और 50 मार्क्स का आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। लेकिन सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कहीं कोई कटौती नहीं करी है। जितना हम 100 नंबर के लिए पढ़ते थे पहले पिछले सिलेबस में, वो सब कंटेंट आपके इस 50 मार्क्स में भी है। यानी कंटेंट में अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं करी है। हालांकि आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का ही रह गया है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारे को इस पेपर में जो है वो थोड़ी से चैलेंजेस रहते हैं एज जब हम कंपेयर करते हैं। इसका जो सिलेबस का जो एरिया है वो वास्ट एरिया यहाँ पे है। क्या हम कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं? इतना सारा टॉपिक पढ़ना पॉसिबल है? तो देखिए 100% सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है। हालांकि हम आपको 100% सिलेबस ही करवाएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फर्स्ट स्टडी आप कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 90% सिलेबस तो कवर करना ही चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि 90% सिलेबस तो आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। हालांकि आप अगर रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो हम कहाँ तोड़ फोड़ या ऊपर नीचे हम कहाँ कर सकते हैं, वो आपको इस बात से भी समझ आएगी कि आप जब हम पेपर का पैटर्न देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है इसका। तो देखिए इसका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में आपके आता है। एक पार्ट में होते हैं आपके एमसीक्यूज और एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव यानी कि बड़े क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जो आपको सॉल्व करने होते हैं। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो 30 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपसे 15 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वहीं सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो वेटेज आपके रहेगा 70 मार्क्स का। एक बार के लिए मैं एमसीक्यू छोड़ दूँ, सब्जेक्टिव पे बात करें तो देखिए सब्जेक्टिव में जो है वो आपको क्या करने होंगे, आपके 7 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, 7 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, जिनमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके 70 मार्क्स के क्या बन जाएंगे, सब्जेक्टिव पेपर आपका 70 नंबर का हो जाएगा। 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब हम देखें कि ये 7 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए ये 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके डीटी में से आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन या इनकम टैक्स से आ रहे हैं, और जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से भी 2 क्वेश्चन आपके जीएसटी से आ रहे हैं और 1 क्वेश्चन जो है वो आपका कस्टम से आ रहा है। क्लियर है? इस तरीके से आपका पेपर सेट हो रहा है। ये पिछले 4 अटेम्प्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 7 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब आपके सवाल आता है कि क्या हम कुछ छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इन 5 में से अगर मैं 3 क्वेश्चन, अगर मेरी मान लो आईडीटी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इन 3 क्वेश्चन आईडीटी के लेके और डीटी में से केवल 2 ही अटेम्प्ट करूं तो भी मेरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं उस हिसाब से छोड़ सकता हूँ। या फिर मैं 4 के 4 क्वेश्चन डीटी से कर लूँ तो फिर मेरे को आईडीटी से एक ही क्वेश्चन करना है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको 100% सिलेबस ही तैयार करना चाहिए। 100 भी ना हो पाए तो 90% तो आपको करना ही चाहिए। ये जो तोड़ फोड़ का गणित है ये आपको लास्ट टाइम पे लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक बार इनसे दूर रह के आपको, अगर फर्स्ट स्टडी आप कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि मैं एक बार पूरा का पूरा सिलेबस ही गो थ्रू करूँ, ठीक है। उसके बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पहले ही मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि यार ये छोड़ना है और इसको करूँगा, और मान लो मेरा ये डिसीजन ही गलत हुआ, मैं गलत चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब आप एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू करेंगे। उसी के बाद आप समझ पाएंगे कि हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है। मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया। तीसरी चीज़ अब मेरे पास ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है। थर्ड चीज़ है आपके पढ़ना कहाँ से, जो कंटेंट होगा मेरे पास वो कहाँ से होगा। तो देखिए कंटेंट जो है वो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। कंटेंट जो है वो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो है वो मोर देन इनफ है। इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो मोर देन इनफ है। लेकिन स्टडी मटेरियल का मतलब ये नहीं कि केवल मॉड्यूल। स्टडी मटेरियल में आपके क्या क्या आते हैं, मॉड्यूल, वर्कबुक, इंस्टीट्यूट की वर्कबुक, फिर आपके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा टाइम इंस्टीट्यूट एमटीपी आरटीपी रिलीज करता रहता है। ये सब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से जा सकते हैं, 100% आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं नोट्स, कि हमें नोट्स मिल जाए। देखिए नोट्स क्या होते हैं। नोट्स किसी के रेडीमेड नोट्स जो मिलते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं खुद के हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स। खुद के हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स जो आप खुद बनाएंगे। और वो कहाँ से बनाएंगे, जब आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद जब आपकी समझ के हिसाब से जो नोट्स बनते हैं वो खुद, उससे बेहतरीन नोट्स कुछ नहीं हो सकते। जब हम पढ़ाते हैं तो उस टाइम भी हम ये ख्याल रखते हैं कि हम उसी वे में पढ़ाएं कि आपके नोट्स साथ के साथ क्या होते जाएं, तैयार होते जाएं। जैसे कि टेबुलर फॉर्म में समझाना,
किसी को पूरा बोर्ड पे लिख के समझाना, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको और आपके नोट्स के रूप में वो बन जाएं। लेकिन वो नोट्स भी आपके खुद के नहीं हैं, वो नोट्स भी हमारे द्वारा प्रिपेयर कराए गए नोट्स होंगे। तो वो नोट्स तो होंगे ही, लेकिन अगर आपको उनमें कुछ ऐड करना है या फिर आपको चाहिए कि मैं अलग से भी नोट्स बनाऊं खुद के, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे टीचिंग का जो स्टाइल है, स्पेशली ब्रांड एकेडमी में मैं अगर बात करूं, तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम नोट्स रूप में पूरा प्रिपेयर आपको करवा दें, हैंड टू हैंड, ठीक है। लेकिन आप किसी के लो की बेयर लो को किसी ने लिख के दे दिया कॉपी में और आप बोल रहे हो ये उसके नोट्स हैं, तो वो नोट्स नहीं होते हैं। अगर मेरे को बेयर लो ही लिख के देना है नोट्स के रूप में, तो फिर तो स्टडी मटेरियल ही मेरे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो नोट्स हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैं खुद के नोट्स खुद से प्रिपेयर करूँ, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब ये स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल, वर्कबुक अलग अलग जगह से अरेंज करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार किया है जिसमें आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 4-5 अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके अलावा भी जो हमें नेसेसरी लगे क्वेश्चंस, उनको हमने एक जगह पे ला दिया है। इन सब चीज़ों को हमने एक जगह पर ला दिया है, ठीक है। तो आप हमारे उस मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अभी वो उन पे वर्क चल रहा है, वो प्रिंटिंग के लिए दे रखे हैं, तो जब एक बार वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो हम उसको दिखा भी देंगे यहाँ पे, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के पास टाइम है और आप खुद से एफर्ट्स करके ये कर सकते हैं तो बेस्ट है, वो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर्ड हो, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। फर्स्ट सिलेबस में हम एटलीस्ट 90% सिलेबस तैयार करें, ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। पहले से डे 1 से मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं छोड़ के जाऊँगा, ये मैं करके जाऊँगा। वो समझ बनने दीजिए, आप डेवलप होने दीजिए अपने अंदर। वो आप एक टाइम आएगा जब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या करके जाना है। डे 1 पे मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे जो ब्रांड एकेडमी का जो एप्लीकेशन भी है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, जो हमारा मॉक टेस्ट का प्लान है वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, उस पर अपडेशन मिलते रहें आपको। और यूट्यूब पे भी हम लेक्चर लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए ब्रांड एकेडमी के साथ, फॉलो कीजिए स्टडी मटेरियल, जो स्टडी कंटेंट है जो हमने समझाया है आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, धन्यवाद।